हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लिबरल लॉ। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं ढेर सारे PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि 2018 में आए हुए थे एंड वो अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके आने की, राइट। सो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट we have completed unit 1 principles and practices of management and unit 2 as well human resource management। हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सारे थ्योरी पार्ट किए हुए हैं। उन थ्योरीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस जो भी अपलोड होते हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरे चैनल पे, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इजीली अवेल करते रहें मेरे वीडियोस को। अगर आप कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी मेरे चैनल पर एंड आपको PYQs, MCQs एंड जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा, कैसे क्वेश्चन यूजीसी पूछता है, वो सारी डिटेल्स, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने चैनल पर, राइट। सो आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर दीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो, राइट। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस एंड हम तैयारी कर रहे हैं NTA UGC नेट JRF 2022 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं 2018 में एंड वो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव। और मैं आपको दिखा देती हूँ आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस जो हमने पहले सॉल्व कर लिया हुआ है। ये क्वेश्चंस हमने इससे पहले सॉल्व किए हुए हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप यूट्यूब पर स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे, राइट। सो इस तरह से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं एंड बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, राइट। सो let's move towards the question and we'll solve the questions today which are not solved yet. Alright, so आज हम start करेंगे from this question. So let's start. Which of the following statements relating to the system of collective bargaining in United Kingdom is true? आपको सही बताना है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से सही कौन सा है। आपके सामने है ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर A, it is covered under the Trade Unions and Labor Relations Act 1947. Option number B, it is covered under the Trade Unions and Labor Legislation Consolidation Act 1992. It is covered under the Employment Relations Act 1999. And option number D, it is not covered under any legislation. So आपके सामने कोट्स दिए गए हैं। कोट्स में आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। तो आपको सही आंसर फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एंड for every question I'll give you 15 seconds in which you'll have to find the correct answer by yourself. If you're not finding it, it is okay, I'll tell you the answer, right? So please read the question carefully. I guess you might have got the answer. So correct answer here, option number 4. Option number D would be the correct answer here. So it is not covered under any legislation, right? ये किसी भी legislation में cover नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं collective bargaining in United Kingdom,
राइट। यूनाइटेड किंगडम में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसी लेजिस्लेशन में कवर किया गया है या नहीं किया गया, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका सही आंसर है इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लेजिस्लेशन। सो सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो डी इज गिवन इन ऑन ऑप्शन नंबर 4, डी ओनली। So option number 4, D only would be the right answer for this question. Let's move to next question. The question is match the stages of process of organizational change list A with their possible description of list B given below. So here are the list A and list B, and options are option number A, diagnosis issues identified. Option number B, stabilization encountered. Option number C, motivation of the, I think, yeah, it is motivation only. And option number D, action proposal, right? So आपके सामने इसके सामने है ऑप्शन नंबर 1, लिस्ट बी में हम बात कर रहे हैं, द स्टेजेस फॉर फ्रेमिंग ए प्रपोजल इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम और issues are identified, right? And option number 2, the attempt to search for a main cause underlying the symptoms. Option number 3, the stage where people are involved in detailed consideration of the proposed change. Option number 4, the change of internalizing the changes and making it a part of organization's normal life. So आपको ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। सो आप एक बार ऑप्शन को अपने से खुद से पढ़ के देखिए ऑप्शंस को एंड ट्राई टू मैच द ऑप्शंस, राइट, एंड देन आई विल लेट यू नो द आंसर। आपको कोड्स दिखा देती हूँ, कोड्स में क्या दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप एक को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर राइट मैच क्या होगा, राइट मैच है डायग्नोसिस का सही मैच होगा द अटेम्प्ट टू सर्च फॉर ए मेन कॉज अंडरलाइंग द सिम्टम्स एनकाउंटर्ड, राइट। सो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे एंड आप देखेंगे कि कौन सा आप डायग्नोसिस में क्या होता है, राइट, डायग्नोसिस में क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन से मैच करता है द अटेम्प्ट टू सर्च फॉर ए मेन कॉज अंडरलाइन, क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, राइट। किसी चीज को सर्च करने में क्या मेन कॉजेज होते हैं, राइट, उनके सिम्टम्स को एनकाउंटर करने में। तो ऑब्वियसली आप सिम्टम्स को जब एनकाउंटर करने की बात करें तो डायग्नोसिस होगा यहाँ पर। तो आप की पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर, राइट, की पॉइंट्स देखने के बाद आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, आप डायग्नोसिस का जो सही मैच है वो द अटेम्प्ट टू सर्च फॉर ए मेन कॉज अंडरलाइंग द सिम्टम्स एनकाउंटर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2 एंड ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 4, स्टेबिलाईजेशन द स्टेजेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द चेंजेस एंड मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्मल लाइफ। आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा 3। मोटिवेशन का क्या हो जाएगा द स्टेजेस वेयर पीपल आर इन्वॉल्व इन डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोज चेंज, राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 1, एक्शन प्रपोजल द स्टेजेस फॉर फ्रेमिंग ए प्रपोजल इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम और इश्यूज आइडेंटिफाइड, राइट। सो इस तरह से आप एक सीक्वेंस में मैच करके देखेंगे, राइट। So here the correct answer would be option number 4, 2, 4, 3, 1. So next question. The following persons are considered as insider of a registered trade union. ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए, वो पूछ रहा है कि इंसाइडर कौन कंसीडर किया जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, ऑनरेरी मेंबर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन,
Option number B, honorary member from the other profession. Option number C, politician who guides the registered trade union. Option number D, retired and retrenched member of the trade union. Right? So I'm giving you 15 seconds for this question, and please read the question and try to find the answer. So here the correct answer would be option number D would be the correct answer. Retired and retrenched member of the trade union would be considered as insider of a registered trade union. जो भी हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जो रिट्रेंस्ड जिनको लाइक मटेरियल या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कमी हो, लाइक कमी इन द सेंस कि किसी भी कैलामिटी या फिर किसी रिसोर्सेज मटेरियल की कमी की वजह से इम्प्लॉयज को हम इम्प्लॉयज के साथ सरवाइव नहीं कर पा रहे, इम्प्लॉय को लग रहा है कि एम्प्लॉयर के पास ज्यादा बजट नहीं है इम्प्लॉयज को रखने का, तो उस केस में वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज दे रिट्रेंच द इम्प्लॉयज को रिट्रेंच करते हैं, उनको निकाल देते हैं, ये बोलकर कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास उतनी मटेरियल नहीं है कि हम आपको काम पे रख पाए। तो उस केस में भी और रिटायरमेंट के केस में भी, इन दोनों ही केस में ऑर्गेनाइजेशन उन इम्प्लॉयज को आउटसाइडर नहीं कंसीडर करती है, बल्कि उनको इनसाइडर कंसीडर करती है। वहीं पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑनरेडी मेंबर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होंगे उनको हम क्यों इनसाइडर मानेंगे, राइट? सो दिस वुड बी इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑनरेडी मेंबर फ्रॉम अदर प्रोफेशन, तो दूसरे प्रोफेशन में है उनको भी नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिशियन हु गाइड द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, क्योंकि पॉलिटिशियन वो गाइड कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनको इनसाइडर नहीं मान लिया जाएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी रिटायर्ड एंड retrenched members of the trade union would be the correct answer for this question. Recognition of trade union is made by the provision of, आपको सही आंसर फाइंड करना है। Options are option number A, Trade Unions Act of 1926. Option number B, Industrial Dispute Act 1947. Option number C, Code of Discipline. And option number D, Factories Act 1948. So please read the question again and try to find the answer. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने का क्या प्रोविजन है, किस प्रोविजन के थ्रू ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया था, राइट? सो द प्रोविजन इज कोड ऑफ डिसिप्लिन। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ डिसिप्लिन। एंड द क्वेश्चन इज, which is not a structure of trade union of industrial organization, राइट? सो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर नहीं है ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है इसमें से। सो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए, क्राफ्ट यूनियन। ऑप्शन नंबर बी, जनरल यूनियन। ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल यूनियन। एंड ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर्स यूनियन। सो आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर द question. So here correct answer would be consumers union, right? So consumers union, क्योंकि यहाँ पे not पूछा है तो not में आएगा consumers union. This would be the correct answer as per the question. Let's move to next question. A trade union should be registered as per the law must have, option number A, 20% of the workers. Option number B, 150 workmen. Option number C, minimum 17%. Option number D, none of the above. So which one would be the correct answer as per the question?
So here the correct answer would be option number D. None of the above would be the correct answer for this question because इसमें से कोई भी जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 20% ऑफ द वर्कर, ये भी गलत जवाब है। ठीक है, ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन के लिए 20% ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 150 वर्कमैन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिनिमम 17% की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप 17 की जगह पे 7 दिया होता है, मिनिमम 7% आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो वो आंसर करेक्ट होता, राइट। बट यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सही जो अमाउंट है, जो सही नंबर है, वो नहीं दिया गया है। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द एबव। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के को करेक्ट डेफिनेशन आपको डिफाइन करना है। तो ऑप्शंस आर रिलेशंस बिटवीन और among human beings, option number B relations between employer and employees as individuals, option number C relations between parties in an employment context, and option number D collective relationship between management and trade unions. So इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है, आपको जवाब देना है। So here the correct answer is option number D. Collective relationship between management and trade union would be the correct answer for this question. Option number D, right? So let's move to next. I think यहाँ पे आगे क्वेश्चन इतने ही फॉर्म किए थे आज के लिए, इस सेशन के लिए। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन के लिए। मैं और भी सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए अदर सेशन में, अदर वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। एंड आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।